साथियों, हम बात कर रहे हैं पांडुवंश के बारे में। पांडुवंश में हमने बात किया अभी तक महाश्यगुप्त और उसके बेटे नन्नराज तक, और इसके बाद हमको ये क्रम देखना है जहां हम नन्नराज प्रथम के बेटे चंद्रगुप्त के बारे में जानेंगे और इसके पश्चात हर्षगुप्त और फिर महाश्यगुप्त बालार्जुन। तो आपको बताएं कि चंद्रगुप्त के बारे में कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त नहीं है। हाँ, यद्यपि जरूर हमें हर्ष के बारे में, हर्षगुप्त के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। यह जानकारी प्राप्त होती है कि हर्षगुप्त का जो विवाह है वो वेड्स वसाटा देवी, अब वसाटा देवी कौन थी? वसाटा देवी जो है वो बिहार के मौखरी वंश की कन्या थी, जो कि मौखरी वंशीय शासक सूर्यवर्मा की पुत्री थी, सूर्यवर्मन की पुत्री थी। ठीक है, बहरहाल शादी हुई। शादी होने के पश्चात कुछ समय में ही हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है। हर्षगुप्त की मृत्यु से व्याकुल रानी वसाटा ने उनकी स्मृति में सिरपुर जो कि इस राजवंश की राजधानी है भाई साहब, में एक लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। लक्ष्मण मंदिर, अब आपको बता दें कि यह लक्ष्मण मंदिर जो है ये ईंटों से बनाया गया संपूर्ण भारत का दूसरा मंदिर है। यानी पुरातत्व के दृष्टिकोण से देखें तो एक स्वर्णिम पुरातात्विक अवशेष, छत्तीसगढ़ को ईंटों से बना भारत का दूसरा मंदिर प्राप्त होता है। पहला मंदिर जो है ईंटों से बना हुआ वो है भीतरगांव का। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहला मंदिर है। और वैसे बताएं कि मंदिर जो बनना आरंभ हुई ये गुप्त काल से आरंभ हुआ। गुप्त काल के पहले आपको जो भी पुरातात्विक अवशेष मिलेंगे कहीं पे भी मंदिर के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए, हड़प्पा काल से लेकर गुप्त काल तक। ठीक है, गुप्त काल में पहली बार मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसमें सबसे पहली बार पत्थरों से मंदिर बनाए गए। यह पहला अवसर था जब संपूर्ण भारत में ईंटों से मंदिर बनाने की परंपरा आरंभ हुई, जिसमें बड़ा सौभाग्य है हमारा कि जो दूसरा मंदिर है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का, वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो पुरातात्विक दृष्टिकोण से भाई साहब महत्वपूर्ण हो गया। ठीक, इसके पश्चात क्या होता है? अच्छा, यह मंदिर बना किसकी काल में? यह मंदिर बना महाश्यगुप्त बालार्जुन की। कैसे? हर्ष की मृत्यु हुई, हर्ष की मृत्यु के बाद बना, तो निश्चित तौर पे हर्ष की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना होगा? महाश्यगुप्त बालार्जुन। तो इसके काल में यह मंदिर बना। कभी भी पूछेगा किसके काल में बना तो लिखिएगा महाश्यगुप्त बालार्जुन के काल में बना। अब बालार्जुन क्यों कहते थे? यह सबसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे महानतम शासक हुआ। सबसे महानतम शासक कहने से तात्पर्य क्या है? सबसे महानतम कहने से तात्पर्य है कि इसके काल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। कैसा विकास हुआ? चहुमुखी, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट इन दिस पीरियड। ठीक है, कब से कब तक? 595 ईस्वी से 655 ईस्वी तक ये शासक रहे हैं। इस बीच में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई। ठीक है, पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखें तो महत्वपूर्ण काल था ये। ठीक है, जिसमें हमें इतने शानदार पुरातात्विक अवशेष आज हमारे यहां, इतने महत्वशाली पुरातात्विक अवशेष आज हमारे यहां जो स्थापित हैं, इसी की देन है। साथ में देखा जाए तो इसका काल अन्य मामलों में भी देखें तो स्वर्णिम काल कहलाने की योग्य है। यथा इस समय धार्मिक सहिष्णुता की बात की जाए तो महाश्यगुप्त बालार्जुन जिस वंश का उत्तराधिकारी था, जिस वंश का वंशज था, वो वंश वैष्णव धर्म को मानता था, वैष्णव पंथ को मानता था। और उस पंथ से, उस राजवंश से अपने व्यक्तिगत विचारधारा के अनुसार धर्म का चयन करना इसके धार्मिक स्वच्छंदता को दिखाता है। इसने शैव मत का अनुकरण किया। किस मत का अनुकरण किया? शैव मत का अनुकरण किया। और साथ ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी को देखा जाए तो इस काल में पर्याप्त प्रश्रय प्राप्त हुआ। विकास हेतु उन्हें भी प्रोत्साहित किया। किसने? महाश्यगुप्त बालार्जुन ने, जो कि एक उच्च कोटि का धनुर्धर था। और उच्च कोटि का धनुर्धर बचपन में होने के कारण ही इसने उपाधि धारण की थी महाश्यगुप्त बालार्जुन। बालार्जुन का टाइटल था इसका। साथ में एक और उपाधि धारण करता है परम महेश्वर की।
कौन सी उपाधि धारण करता है? परम महेश्वर की। इसी के काल में 639 ईस्वी की बात करें तो इस समय छत्तीसगढ़ में ह्वेनसांग का आगमन हुआ। ह्वेनसांग, अब ये कौन थे भाई साहब? ह्वेनसांग, इनकी बात करें, ये एक धर्मयात्री थे, तीर्थयात्री। कहां से चले आए? चाइना से चले आए। ठीक है, चाइना से चले आए, घूमते घूमते संपूर्ण छत्तीसगढ़ भी घूमा, पूरा भारत भी घूमा। उद्देश्य था महात्मा बुद्ध से संबंधित समस्त स्थानों को घूम करके बौद्ध धर्म के ज्ञान के सारांश को एकत्रित करना, इनका क्या था? उद्देश्य था। वहीं इन्होंने अपने उद्देश्य के लिए संपूर्ण भारत का दौरा किया। कहां? कन्नौज, कन्नौज से कहां बंगाल, बंगाल से कहां छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कहां उड़ीसा, कहां आंध्रा, कहां कोच्चि, कोचीन तक इनकी यात्राएं हुई। कहां रामेश्वरम, फिर कहां बिल्कुल मध्य भारत से ऊपर उठते हुए मध्य प्रदेश आ जाना, कर्नाटक होते हुए, फिर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, और फिर उस मार्ग से जिस मार्ग से आए थे खैबर दर्रे के मार्ग से उधर से वापस चले जाना हिंदुकुश पर्वत की तरफ से। तो संपूर्ण भारत का चक्कर जब इन्होंने लगाया और उस परिप्रेक्ष्य में इनका छत्तीसगढ़ भी आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ आगमन में इन्होंने यहां पर बौद्ध धर्म के अवशेषों का जिक्र किया है। साथ ही इन्होंने संपूर्ण भारत का जो वर्णन किया, उस किताब को इन्होंने कहा सीयू की। सीयू की क्या किताब थी वो? सीयू की, जिसमें संपूर्ण भारत का वर्णन आपको मिलता है। भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर परिप्रेक्ष्य, हर दृष्टिकोण से भारत का वर्णन किया। साथ ही उसमें छत्तीसगढ़ का वर्णन इन्होंने किया सलो नाम से किया। किया सलो, किया सलो इस नाम से किया। देखिए बोलने में लग रहा है किया सलो, कोसल, किया सलो, कोसल। अब अपने प्रोनाउंसिएशन के अनुसार उन्होंने, अपने तलफ्फुज के अनुसार उन्होंने अपनी जो समझ में आया वो लिखा, छत्तीसगढ़ का नाम अपनी भाषा में। ठीक है, तो ये अगर आप देखें इसके पूरे काल को, तो इसके काल में आपको विभिन्न 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 प्रकार की ऐसी चीजें दिखेंगी। सांस्कृतिक विकास की चीजें दिखेंगी, इसके समय में दार्शनिक विकास दिखेगा, इसके समय में आर्थिक विकास भी दिखेगा। साथ में पुरातात्विक विकास की तो हम बात कर ही चुके हैं। पुरातात्विक दृष्टिकोण से एक बात और छेड़ देना चाहूंगा कि इनके संबंध में इनके 27 ताम्रपत्र, कितने? ह्वेनसांग के नहीं जी, महाशिवगुप्त बालार्जुन के, क्या बात करते यार, 27 ताम्रपत्र। इनके 27 ताम्रपत्र हमें सिरपुर से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए भाई साहब? सिरपुर से प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक शासक का किसी एक स्थान से इतना ताम्रपत्र प्राप्त होने का पूरे भारत में और कहीं जिक्र नहीं मिलता है। और आपको बता दूं कि यही एक राजा है जिसके एक स्थान से इतने ज्यादा ताम्रपत्र हमें प्राप्त होते हैं। इस चीज को बिल्कुल जहन में अपने बैठा लो, ठीक है। और इसके पश्चात अगली चीज आपको, तो इनके बारे में तो जानकारियां लगभग कमोवेश मैंने बता दी। अगर कुछ छूटता हो, आपको ऐसा लगता हो मुझे नहीं मालूम है जो चीज, ठीक है, उसे आप कमेंट में लिख देना और बच्चों के काम में आएगा। मैं उस चीज का जिक्र भी करूंगा अगले किसी वीडियो में आपके नाम के साथ कि आपका इतना बहुमूल्य योगदान अगर हम सब के ज्ञान को बढ़ाने के लिए होगा तो इसके लिए मैं आपका आभारी भी रहूंगा। देखिए, ठीक है, तो निश्चित तौर पे अगर आपके पास कोई जानकारी है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। फिर इसके बाद देखिए कुछ बातें और कर लेते हैं जो छूटी हुई हैं। इंद्रवल के बारे में बता दूं, अभी मेरे को ध्यान आ रहा था इधर पढ़ाते पढ़ाते कि कहीं भूल न जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लास्ट में बताऊंगा। तो देखिए, इंद्रवल ने इंद्रपुर की स्थापना की। कौन सा इंद्रपुर? इंद्रपुर खरौद, आज का खरौद भाई साहब, खरौद की स्थापना की इसने, ठीक है। हालांकि लक्ष्मणेश्वर मंदिर इसने नहीं बनवाया था। कई जगह ऐसा एक मैं क्या कहूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कहीं कि सर लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी यही बनवाया क्या, ठीक है। क्यों? देखिए, इसके पीछे रीजन है कि बनवाया तो इसी वंश के किसी शासक ने था, ठीक है। अब ईशान देव की बात आती है, ईशान देव का संबंध लक्ष्मण मंदिर से जुड़ता है, लेकिन आपको बता दें कि ईशान देव को केवल नाम मिला है लक्ष्मण मंदिर से, बनाने का कोई प्रमाण नहीं मिला
इनके द्वारा बनवाने का। कोई अभिलेख ऐसा नहीं मिला कि उस मंदिर के निर्माण का जिक्र करता हो। हालांकि उस मंदिर को जो भी अनुदान प्राप्त थे इस राजवंश से मिले हुए थे, ठीक है, जिसमें हमें इन दोनों का नाम मिलता है, इंद्रबल का भी नाम मिलता है अभिलेख में, ईशान देव का भी नाम मिलता है, खास तौर पे ईशान देव का नाम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें तो इस राजवंश के बारे में लगभग सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अगर कुछ छूटता होगा तो निश्चित तौर पे कमेंट पे आप डालें, ज्ञान में सभी की वृद्धि होगी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो साथियों, इस वीडियो में इतना तक, मिलते हैं किसी और राजवंश के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।